हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट लेसन है लेसन 7। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। देखिए, हमने यहाँ शुरू की है क्लास 6 की बुक है हिस्ट्री की, हमारे अतीत। इसके 6 लेसन हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आखेट जो थे शिकारी जो थे उनके बारे में हमने यहाँ पढ़ा था। इससे पिछला लेसन जो था नए प्रश्न नए विचार, जिसमें हमने बौद्ध जैन इनके बारे में पढ़ा है। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो हमारा नेक्स्ट लेसन है, जिसमें हम एक जो महान सम्राट हुए हैं अशोक, उनके बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, डेली हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं लेसन को। लेसन में क्या है देखिए, रोशन के रुपये। पहले यहाँ देखते हैं क्या दिया है। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबाकर रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया सभी नोटों में दाएं तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। अब जो नोटों पर ये शेर की आकृति बनी हुई होती है वो आई कहाँ से, इसके बारे में भी देखते हैं। एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक साम्राज्य है। तो ये देखिए, यही वो शेरों वाले चित्र है जो नोटों पर बना हुआ होता है। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया था। इन्हें देखिए, जो मूर्ति है पत्थरों को काटकर बनाई गई है। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। किसने कराया था? जो अशोक राजा थे उन्होंने स्थापित कराया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर ऐसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले हम ये जान लें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है। ये समझने की कोशिश करें कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, लगभग 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। देखिए, जो चाणक्य है इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त के महामंत्री थे और इन्होंने ही चंद्रगुप्त की सहायता की थी राज्य स्थापित करने में। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आगे देखते हैं, वंश क्या है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का भी जो पुत्र था अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तो जो राज्य इनके साम्राज्य की राजधानी थी, मगध इनका साम्राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। उज्जैन और तक्षशिला ये उनके प्रमुख नगर रहे हैं। तक्षशिला कहाँ है? ये उत्तर पश्चिम में है और उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके ही जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो देखिए, यहाँ पर ये कुछ जगह दिखाई गई है जहाँ से अभी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं मौर्य साम्राज्य में। तो जैसे कि यहाँ मेरठ से बहापुर, दिल्ली, टोपरा, कलसी, ये शहबाजगढ़ी, मानसेरा,
यहाँ कंधार तक्षशिला देखिए आधुनिक पाकिस्तान में है, कंधार आधुनिक अफगानिस्तान में है। ये पाटलिपुत्र है जो इनकी राजधानी थी। यहाँ सारनाथ स्तंभ है, सारनाथ में ही बौद्ध ने, हमने कल पढ़ा था, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ कौशाम्बी, ये रूपनाथ, यहाँ सांची है, सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। उज्जैन, यहाँ गिरनार। इसके बाद यहाँ कलिंग है, जो कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, अशोक ने जिसे लड़ा था, उसके बाद इन्होंने युद्ध करना ही छोड़ दिया था। यहाँ सोपारा, सन्नाती, ये ब्रह्मगिरी है, और ये मौस्की, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे होते हैं देख लेते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और इनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। यही कारण है कि उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती थी। आगे देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट सीधा नियंत्रण रखते थे। इसका मतलब ये है कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी देते थे। कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में प्राप्त होते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। जैसे कि अर्थशास्त्र में लिखा है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वो था कंबल के लिए। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था, सोने और कीमती पत्थरों के लिए। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना क्या है ये देख लेते हैं। जहाँ कर अर्थात टैक्स नियमित रूप से नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट देखते हैं कैसे थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के एक यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे, तो वो रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अशोक के जो दादा थे उनके दरबार में रहते थे। कहाँ के कौन थे ये आए थे सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के समय साथ भारत आए थे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब उनके साथ आए थे और उसके बाद ये यहीं पर रुक जाते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका राज्य भी था। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच संधि होती है और उसके तब सेल्यूकस निकेटर अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। उस पुस्तक में कुछ विवरण यहाँ दिए हैं। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है कि इंडिका के रचयिता कौन है, तो वो है मेगास्थनीज। अब इन्होंने क्या लिखा है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं।
वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करें। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो देखिए उन्होंने कैसा वर्णन किया है राजाओं के बारे में मेगास्थनीज ने। अब मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, उसके बारे में क्या लिखा है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से यह घिरा हुआ है। तो देखिए कितने सुंदर वर्णन इन्होंने यहाँ किया है पाटलिपुत्र के बारे में, जो राजा का महल है उसके बारे में। आगे देखते हैं क्या है। आगे अशोक के बारे में बता रहे हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। ये अनोखा सम्राट क्यों हुए हैं? देखिए अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। इनके जो संदेश थे वो इन्होंने लिखित रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किए हैं। और ज़्यादातर वे किस भाषा में लिखे गए हैं? इनके अभिलेख लिखे गए थे प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में। लिखे तो अरमेक लिपि में भी लिखे गए थे, लेकिन ज़्यादातर प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अब अशोक के एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन कैसे किया गया है देखते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की थी और इसमें लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इनमें ब्राह्मण और सरमन भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को प्यार करते हैं तथा दासों और मर्तकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्मम पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्मम के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्मम को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये देखिए अशोक ने कितनी अच्छी बातें लिखी है कि युद्ध करने के बाद जो उसके परिणाम आते हैं वो कितने बुरे होते हैं। अशोक पहले युद्ध में लगातार व्यस्त रहे, लेकिन कलिंग के युद्ध को देखकर उसमें इतना भारी रक्तपात हुआ था कि उसे देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अशोक का कलिंग युद्ध। देखिए कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? वो कलिंग ही था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उनके हृदय से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्मम क्या था, इसे देखते हैं। अशोक के धम्मम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्मम महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्मम की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्मम के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। तो देखिए इन्होंने विदेशों में भी अपने दूत भेजे ताकि वे धम्मम का प्रचार कर सकें। और यहाँ पर
ये देखिए, ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है ये कहाँ की है? ये मौर्य काल की है। इसके बारे में देखते हैं। उत्कृष्ट पोलिस वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, ये कहाँ से मिली है? यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी से राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। देखिए कितनी सुंदर बनाई गई है। इसके बाद आगे देखते हैं। अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। अब अशोक ने अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश दिया है, इसे देख लेते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी भी काम के नहीं है, ये अशोक का कहना था। वे कहते हैं इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। अब ये दूसरी रीतियाँ क्या हैं? तो वे कहते हैं अपने दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा शर्मनों को दान देना। ये थी वे दूसरी रीतियाँ कि ऐसे अनुष्ठान करने से तो अच्छा है इनका पालन किया जाए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, उन्होंने लिखा है, उनके धर्मदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई बार ये लाइन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसके बारे में लिखा था? ये लिखा था अशोक के बारे में। अशोक ने धम्मम के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए यहाँ कुछ भाषाओं में इसके शब्द लिखे हैं, जैसे कि ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि में, ये देवनागरी अर्थात हिंदी लिपि, जो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, उसमें एक ही शब्द को अलग अलग भाषाओं में लिखकर बताया गया है। बांग्ला में इसे ऐसे लिखते हैं, मलयालम में ऐसे लिखते हैं और तमिल में ऐसे लिखते हैं। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियों पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। और यहाँ देखिए एक अक्षर ए शब्द को ही कितने अलग अलग लिपियों में दिखाया गया है। अन्यत्र में देखते हैं क्या दिया है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। तो ये देखिए कब बनी है चीन की दीवार? मौर्य साम्राज्य से कुछ पहले बनी है। इसे बनाने का उद्देश्य था उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा है। देखिए कितने लंबे समय तक इस दीवार का निर्माण हुआ है, 2000 वर्षों तक, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही हैं। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बने हुए हैं। तो देखिए ये यहाँ दिखाई गई है ये दीवार, और इसमें 100 से 200 मीटर पर इस तरह से बुर्ज बनाए जाते थे। इनमें व्यक्ति रुकते थे जो राजा के अपने वो सैनिक होते थे, यहाँ से निगरानी रखते थे वे दूसरे कि कोई उन पर आक्रमण तो नहीं कर रहा है। आज इम्पोर्टेंट तिथियों में केवल एक ही दिया है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 2300 वर्ष पहले। तो आज हमने यहाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा और इसमें अशोक के बारे में पढ़ा। उन्होंने क्या उपदेश दिए हैं, अपनी जनता को लिखित रूप में संदेश दिए हैं, अभिलेखों के माध्यम से दिए हैं। और अशोक स्तंभ जो है जिसमें 4 शेरों की मूर्ति है, सामने से हमेशा 3 ही दिखाई देते हैं, एक सामने, एक इधर से और एक इधर से, एक हमेशा पीछे वो दिखाई नहीं देता, चाहे किसी भी ओर से देख लिया जाए तो 3 ही ये दिखाई देते हैं। इसे नोटों पर स्थान दिया गया है। कई बार यही क्वेश्चन आता है कि अशोक स्तंभ में जो शेरों की मूर्तियाँ है उसमें कितने शेर है?
तो उसमें 4 शेर है। तो फ्रेंड्स, के साथ ही ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में।